हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। जैसे कि आप टाइटल देख ही रहे हैं, प्रिलिमिनरीज फॉर ग्रुप थ्योरी। तो हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं ग्रुप थ्योरी की। तो हमने ऑलरेडी ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट शुरू की थी। एक्चुअली इस चैनल की जो शुरुआत हुई थी वो ग्रुप थ्योरी से ही हुई थी। ठीक है। तो हमारे जो पुरानी वीडियोस हैं उनमें आप देखोगे कि सारे थियरम्स डिस्कस्ड है। ठीक। जितने भी थियरम्स पॉसिबल थे मेरे से, मैंने उसमें सारे डिस्कस किए हैं ग्रुप थियरी से रिलेटेड। ठीक है। हाँ, कुछ पोर्शन रह जाता है जैसे फील्ड वगैरह का, लेकिन ग्रुप से रिलेटेड, इससे रिलेटेड सारी थ्योरम्स हमने उसमें डिस्कस करी है। तो ये जो नई प्लेलिस्ट है वो किस चीज के लिए, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे फ्रॉम जीरो टू एडवांस। ओके। एडवांस ग्रुप थियरी तक जाएंगे। और अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक CSR नेट और जैम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। ठीक है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम ग्रुप थियरी को शुरू नहीं करेंगे, लेकिन ग्रुप थियरी को समझने के लिए जो बेसिक सी चीजें हैं वो हम जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो कुछ बेसिक सी चीजें ये कि सबसे पहले हमें पता है कि सेट्स क्या है, हमारे बेसिक से सेट्स। ओके। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि एक तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप थियरी में। आप जानते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक जाता है। फिर आते हैं आपके सेट ऑफ इंटीजर्स। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट है, क्योंकि ये अपने आप में ग्रुप भी बनाता है। ठीक है। जहां पे नेचुरल नंबर तो नहीं बनाता, लेकिन सेट अपने आप में ग्रुप बनाता है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट बन जाता है ग्रुप थियरी के अंदर। सो 0 +−1 +−2 एंड सो ऑन। इसी के साथ आपका रैशनल नंबर भी इंपॉर्टेंट सेट बनाता है, क्योंकि ये भी आप देखोगे कि ग्रुप के अंदर इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आते हैं, रैशनल नंबर यानी कि m/n। ठीक है। सच दैट कि आपके जो m और n है ये दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, और आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होता है। ठीक है। सो दिस इज योर रैशनल नंबर। फिर आते हैं आपके रियल नंबर। जैसे जैसे आप बड़े बड़े नंबर की तरफ जाते हो, तो आप देख पाते हो कि वो ग्रुप से रिंग और रिंग से फील्ड की तरफ हम पहुंचते हैं। ठीक है। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेट। इसके अंदर आपके जो है वो रैशनल और इरेशनल दोनों इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं। फिर आपका आता है नेक्स्ट, विच इज कॉम्प्लेक्स। ओके। सो इट इज कॉम्प्लेक्स का सेट। इसके अंदर आपके इमेजिनरी नंबर आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि x + i/y, सच दैट कि आपके x कॉमा जो y है वो दोनों रियल से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और आप, ये चीज मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ कि हम नेचुरल का जो भी सेट है उस पे इस तरह से डंडा लगाते हैं। दिस शोज की ये जो n है वो केवल और केवल नेचुरल नंबर के लिए है। वैसे यहाँ पे भी लगाया जाता है, r पे लगाया जाता है, c पे लगाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया आपके कुछ बेसिक से सेट। अब बात ये है कि इन सेट्स में आप ये देखोगे कि आपका जो नेचुरल नंबर का सेट है वो आपका इंटीजर्स में बिलोंग करता है। इंटीजर का जो सेट है वो रैशनल में बिलोंग करता है। रैशनल का जो सेट है वो रियल में बिलोंग करता है, और सबसे बड़ा सेट जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है। तो ये आपके कुछ बेसिक से सेट हो गए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंटीजर्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है। तो इंटीजर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप देखोगे नंबर थियरी के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम नंबर थियरी। ठीक है। ऐसे ही इसको हेडिंग दे देते हैं। चलिए, वैसे इसकी कोई स्पेसिफिक हेडिंग है नहीं, लेकिन मैंने बना दी कि लेट्स से सम टॉपिक्स फ्रॉम नंबर थियरी। अब देखिए, नंबर थियरी की जो प्लेलिस्ट है वो भी हमने पढ़ रखी है। ठीक है। नंबर थियरी के अंदर जितना भी मेन पोर्शन था वो हमने उस प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस किया है। तो जहां पे मैं कहूंगी कि हाँ भाई आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई थियरम है, तो आप प्लीज उस प्लेलिस्ट को विजिट करेंगे। ठीक है। इसकी भी क्या प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप प्लीज चेक करेंगे। ठीक है। इसकी भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है।
ओके, तो बात करते हैं कि कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं नंबर थ्योरी के अंदर। तो सबसे पहले आपका जो आता है, इट इज योर डिवीजन अल्गोरिदम। ओके, तो सबसे पहले आता है आपका डिवीजन अल्गोरिदम। इनको मैं बहुत शॉर्ट वे में बताऊंगी, क्योंकि इन चीजों का थोड़ा सा यूज होता है। वैसे इन डिवीजन अल्गोरिदम का नहीं होता, इसके आगे कुछ टॉपिक्स हैं उनमें यूज होता है, लेकिन ये चीज आपको थोड़ा सा मदद करती है जीसीडी वगैरह निकालने में, इसीलिए डिवीजन अल्गोरिदम मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या होता है डिवीजन अल्गोरिदम, जैसे कि आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मान लीजिए मैंने दो इंटीजर ले लिए, ए कॉमा बी। ये मैंने दो क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया। और इसमें से जो आपका बी है ना, बी पॉजिटिव है, बी इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसका मतलब देन देर एग्जिस्ट यूनिक। ओके, ये जो साइन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आज बता देती हूँ, इसके आगे फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिस इज देर एग्जिस्ट यूनिक। यूनिक मतलब एक ही ऐसा जो भी चीज है वो एग्जिस्ट करेगा, ओनली वन। ओके, सो दिस सिंबल इज फॉर देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। आपके पास ए और बी दो इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, बी आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो इस ए और बी के लिए यूनिक इंटीजर क्यू और आर ऐसे मिलेंगे सच दैट कि आप क्या लिख पाओगे, इस ए को लिख पाओगे ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां पे आपका आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है और लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन बी होता है। तो ये होता है आपका डिवीजन अल्गोरिदम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए ले लेती हूँ मैं, मान लीजिए -23, और बी ले लेती हूँ मैं आपका 6। ठीक है, तो क्या इस पे हम डिवीजन अल्गोरिदम लगा सकते हैं? देखिए ए और बी आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, बी जो है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक, तो इतनी रिक्वायरमेंट तो जो बेसिक सी चाहिए थी वो तो है हमारे पास। तो डिवीजन अल्गोरिदम क्या कहता है कि आप इस -23 को लिख पाओगे इस बी 6 इंटू सम इंटीजर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंटीजर कौन से है? तो देखो -23 को कैसे लिखा जा सकता है। देखो 6 को अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये बनेगा -24, और -24 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -23। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए। तो यहाँ पर ये जो 1 है ये है आपका आर, जिसे रिमाइंडर कहते हैं, और ये जो -4 है ये आपका होता है क्वोशंट। ठीक, दिस इज योर डिवीजन अल्गोरिदम। उसके बाद एक और आता है which is your extended division algorithm। ओके, इसमें शब्द आया है extended extended division algorithm। कहने का क्या मतलब है कि जो आपका डिवीजन अल्गोरिदम है उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया, मतलब इसमें कुछ और बातें ऐड की होगी, या फिर ये ऊपर वाले से थोड़ा फाइनर होगा, मतलब ज्यादा जनरल होगा। क्या मतलब इसका? देखिए स्टेटमेंट से आप समझ जाओगे कि मान लीजिए लेट ए कॉमा बी, मैंने दो इंटीजर ले लिए। ठीक है, और यहां पर कंडीशन ये है कि बी आपका नॉन जीरो है। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है देन देर एग्जिस्ट यूनिक क्यू एंड आर इन इंटीजर। you can say q and r belong to set of integer such that, वही चीज है कि आप इस a को लिख पाओगे बी क्यू प्लस आर, और r जो है यहाँ पे ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, और लेस देन क्या होगा, लेस देन मॉड बी होगा। ठीक, अब आप ही बताइए कि इस एक्सटेंडेड डिवीजन अल्गोरिदम और ऊपर वाले में क्या फर्क है? अगर आप इन दोनों में फर्क देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है कि b इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे b ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन यहाँ पे b नॉन जीरो है। मतलब क्या कि इसमें जो है b निगेटिव हो सकता है। ओके, तो b ग्रेटर देन जीरो भी हो सकता है और b लेस देन जीरो भी हो सकता है। ये b एक्चुअली होता है क्या है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो एक्सटेंडेड डिवीजन अल्गोरिदम में, वो ग्रेटर देन भी जीरो हो सकता है और लेस देन जीरो भी हो सकता है।
ठीक है। ठीक, अब इसी चीज का एक एग्जाम्पल भी देते हैं। तो यही एग्जाम्पल लेती हूँ मैंने जो ऊपर लिया था, ए लेते हैं -23, और इस केस में मैं बी लेती हूँ -6। उस ऊपर वाले केस में मैंने क्या लिया था, +6 लिया था। तो देखो -23 को कैसे लिखा जा सकता है, -6 इंटू, अब की बार मैं यहाँ पे +4 लूंगी, ठीक है, अब +1 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये -24 हो गया, ऐड हो गया 1, तो -23 आ गया इसका आंसर। तो फिर से यहाँ पे ये हो गया आपका आर, और ये हो गया आपका क्यू। तो ऊपर और नीचे वाले केस में ये हुआ कि क्यू आपका प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक, लेकिन आर हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ध्यान में रखिए। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट एक और आता है, दैट इज योर यूक्लिडियन अल्गोरिदम। ओके, सो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर वाले तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट इज योर यूक्लिडियन अल्गोरिदम। ओके, तो इसके ऊपर इसका हमारा एक छोटा सा प्रूफ था, वो हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में देख लिया है। तो यूक्लिडियन अल्गोरिदम मेनली यूज होता है आपका जीसीडी निकालने के लिए, ठीक ना। तो इसमें होता क्या है देखिए, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अम, दो इंटीजर लेंगे, ए कॉमा बी, लेकिन दोनों में फर्क, ऊपर वाले में और इसमें फर्क ये है कि ये जो ए कॉमा बी है ना, ये इस बार पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, ठीक है। सो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड बी इज ग्रेटर देन 0। कहने का मतलब ये है कि बी जो है वो ए से छोटा होगा, और ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक, there exist unique q and r in z, रुको जरा, and r in z such a that, क्या, कि आप इस a को लिख सकोगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, लेकिन बड़ी बात ये है कि अब हम क्या करेंगे, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन बी, ठीक है। अब हम इस पोर्शन पर वापस से डिवीजन अल्गोरिदम लगा देंगे, बी को लेंगे हम यहाँ, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे इस आर से। तो आर से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है Q1, और इस बार अगर क्वेश्चन Q1 है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 क्या हो गया, R1 रिमाइंडर हो गया, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन, डिवाइड किससे किया था, R से किया था, सो लेस देन R, ठीक। अब आपको ये प्रोसीजर वापस से रिपीट करनी है, क्या, कि देखो आर बड़ा है, R1 छोटा है, ठीक है। तो अब हम इस आर को लेंगे इधर, और इस आर को जो है R1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी R1, और क्वोशंट हो जाएगा Q2 प्लस रिमाइंडर हो जाएगा R2। फिर से आपका R2 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और लेस देन आर R1 है, जिससे अभी हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये प्रोसीजर कब तक चले, ठीक, तो ये प्रोसीजर आपको तब तक चलते रहना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। तो मान लीजिए ये चीजें तब हो रही है, ठीक है, एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये आप तभी कर रहे हो जब आपका, जैसे कि इस वाले केस में यहाँ पे हमारा क्या आया था रिमाइंडर, एक मिनट, ये आर आया था, तो ये आप तभी करोगे जब आपका जो है आर से डिवाइड किया ना हमने, तो आर इज नॉन जीरो, ठीक है। ये भी तभी हुआ जब आपका हमने R1 से डिवाइड किया इसको, तो यहाँ पे ये पॉसिबल तभी हुआ जब आपका R1 जो है वो नॉन जीरो था, ठीक है। जब नॉन जीरो था तभी तो हम डिवाइड कर पाए। तो ये प्रोसीजर हम तब तक करते जाएंगे जब तक यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है, ठीक है। जैसे ही 0 आ जाएगा हम प्रोसीजर को वहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम आगे Rn-1 तक आ गए, ठीक है। तो जब Rn-1 तक आ गए, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, एक कदम आगे, यानी कि यहाँ पे आ रहा है आर एन, यहाँ पे Q2 यानी कि Qn+1 प्लस Rn+1 ऐसे आ जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए ये पोर्शन आपका 0 हो जाता है, तो अगर Rn+1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पे इस प्रोसीजर को क्या कर देंगे आप, एंड कर देंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये वाला लास्ट वाला पोर्शन जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक आपने ये प्रोसीजर करते रहना, ठीक।
तो ये था आपका यूक्लिडियन अल्गोरिदम। ओके, सो अब एक एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है जब आप एग्जाम्पल खुद सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैंने ए ले लिया 64 और बी ले लिया मैंने 23। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि दोनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो बी कैनॉट बी जीरो। ठीक, तो देखो 64 को कैसे लिखा जा सकता है। 64 को लिखा जा सकता है, अब मैं डिवाइड किससे कर रही हूँ, 23 से। 23, अब आप अगर इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 23 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 46 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 80। ठीक है, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बाजू में भी सॉल्व करते बैठते हैं। तो दिस इज योर 64, ये आपका है 23। तो 23 टू जार कितना होता है, 46। इसको आप माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो ये है आपका आर और ये है आपका बी। ओके, दिस इज योर बी। ठीक, अब ये देख रहे हो आप, ये छोटी, सॉरी ये बड़ा है और ये छोटा है, तो हम इसको वापस से यहाँ पे लिख देंगे। सो 23 इज इक्वल टू, आप किससे डिवाइड करेंगे, 18 से। तो 18, देखो 18 से अब हम किसको डिवाइड करेंगे, इस 23 को। सो 23, अब 18 वन जा 18 आ गया, और 23 में से 18 गए तो 5 बचते हैं। ठीक है, तो 18 इंटू वन कर दिया, क्वोशंट आपका 1 आ गया था, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 5 बचा। वापस से ये आपका बी है और ये आपका आर है। अब 18 को वापस से यहाँ पे ले लीजिए। सो 18 इज इक्वल टू, डिवाइड किससे करना है, 5 से करना है। तो आपने 5 से जो है इस 18 को, देखो इस 18 को डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 5 15, और कितना बचेगा, 3। ठीक है, सो ये हो गया आपका, 5 से मैंने डिवाइड किया, 3 क्वोशंट आ गया और 3 रिमाइंडर आ गया। वापस से आप क्या करोगे, ये आपका बी हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो गया। देखिए क्वेश्चन का इसमें, हम क्वेश्चन का यहाँ पे कोई यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप 5 को लिख लीजिए यहाँ पर, और डिवाइड किससे करेंगे, 3 से करेंगे। ठीक है, तो देखो 3 से हम इस 5 को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप समझ रहे हो, 23 लिया, फिर इस 23 को इस रिमाइंडर से डिवाइड किया, फिर 18 लिया, फिर 18 को जो है इसके रिमाइंडर से, इसके रिमाइंडर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड किया। फिर हमने इस 18 को 5 से डिवाइड किया, फिर जो है 5 को इसके रिमाइंडर से डिवाइड किया, इस तरह से। अब इस 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 कम 3, रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, सो 3 इंटू वन प्लस 2। उसके बाद फिर से वापस से इस 3 को यहाँ ले लेंगे, तो 3 इज इक्वल टू, किससे डिवाइड करना है इसको अब, 2 से, इस रिमाइंडर 2 से करना है। ठीक, तो ऑब्वियसली इस 3 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 2 से करेंगे, तो 3 को 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 वन जा 2, रिमाइंडर 1, तो 2 वन जा 2, रिमाइंडर 1। वापस से अब इस 2 को ले लीजिए नीचे, और डिवाइड किससे करेंगे, 1 से करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे, इस 2 को डिवाइड करेंगे। तो 1 से डिवाइड किया 2 को, तो 1 2 जा 2, और रिमाइंडर कितना आ गया, देखो 1 दूने 2, और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये है आपकी यूक्लिडियन अल्गोरिदम की प्रोसेस, इस तरह से आप करते हो। ठीक है, तो चाहो अगर आप इसमें कंफर्टेबल हो, अगर शॉर्टकट तरीके से करना है तो ऐसा करो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, मर्जी आपकी है। ठीक है, लेकिन करना करेक्ट है। तो इस तरह से आप जो है यूक्लिडियन अल्गोरिदम लगा सकते हो। अब इसका यूज क्या है वो आप, जब हम जीसीडी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब जीसीडी जीसीडी कर रहे हैं तब से, तो जीसीडी की ही बात कर लेते हैं कि आपका जीसीडी है क्या। ओके, ये चीज भी आप जानते हैं, जीसीडी यानी क्या, कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी क्या, कि कॉमन डिवाइजर्स में सबसे बड़ा वाला डिवाइजर। एक नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, जितने भी नंबर है उन सब के कॉमन डिवाइजर्स में से सबसे बड़ा वाला।
ठीक है, तो इसकी जरा डेफिनेशन भी देख ही लेते हैं कि मान लीजिए मैंने लेट ए कॉमा बी, ये आपका इंटीजर से ले लिया। ठीक है, अब देखिए इनमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है, लेकिन हाँ दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, ए और बी इंटीजर से ले लिया एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कम से कम इसमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए, ये नहीं कि दोनों जीरो हो। तो ए नॉट इक्वल टू जीरो और बी नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर दोनों नॉट इक्वल टू जीरो। देन जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी क्या है, वो एक इज पॉजिटिव इंटीजर, ये एक तरह का पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज आप यहाँ पे समझ चुके हो कि जो जीसीडी होता है इट इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। इस चीज को आप दिमाग में रख देंगे कि जीसीडी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, सच दैट पहली बात क्या कि ओके मैं इसको अभी नाम देती हूँ डी। तो ये जो आपका डी है, दिस डी डिवाइड करेगा इस ए को भी, और ये जो डी है ये डिवाइड करेगा बी को भी। ठीक है ना, क्योंकि डिवाइजर है, कॉमन डिवाइजर है, ए को भी कर रहा है और बी को भी कर रहा है। दूसरी बात ये है कि ग्रेटेस्ट है, मतलब क्या कि अगर कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर है, मान लीजिए सी, सी जो है वो ए को भी कर रहा है डिवाइड, सी जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, देन क्या हो जाएगा, आपका जो डी जो सी है वो इस डी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आपका जो सी होगा ना वो डी से छोटा होगा। ठीक है, तो डी आपका सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, तो बाकी जो भी डिवाइजर होंगे वो उसको भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटे डिवाइजर ही बड़े डिवाइजर को डिवाइड करते हैं। राइट, तो ये हो गया आपका जीसीडी। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इम्पोर्टेंट बातें कि कुछ इम्पोर्टेंट जीसीडीज, जैसे कि मान लीजिए आपका कि जीसीडी ऑफ कोई ये पूछे कि जीरो कॉमा ए क्या होता है, तो ऑब्वियसली जीसीडी ऑफ जीरो कॉमा ए क्या होगा, आपका ए होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका देखो जो ए है वो जीरो को भी डिवाइड करता है और ए खुद को भी डिवाइड करता है, तो ये कॉमन डिवाइजर है। ठीक है, और यही इस केस में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, क्योंकि इसके अलावा और बाकी कॉमन डिवाइजर और भी होंगे जो ए के डिवाइजर होंगे, बट बड़ा ए वाला ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप चाहे जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी ले लो, यहाँ पे ए और बी कोई भी इंटीजर है, चाहे आप जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा बी ले लो, चाहे आप जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस बी ले लो, चाहे आप जीसीडी ऑफ माइनस ए कॉमा माइनस बी ले लो, तो ये सब आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि जीसीडी पॉजिटिव होता है, उसको माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, फिर आप ये कहो कि जीसीडी ऑफ जीरो कॉमा जीरो क्या होता है, डेफिनेशन में ही कह दिया था कि आप दोनों जीरो नहीं ले सकते, ये इसलिए नहीं ले सकते कि ये डी एन ई यानी कि डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर अगर जीसीडी ऑफ मान लीजिए कोई के इंटू ए है और के इंटू बी है, ओके मल्टीपल्स है, सेम मल्टीपल, यानी कि के का मल्टीपल ए है, के का मल्टीपल बी है, तो उस केस में आप जो है के को बाहर निकाल सकते हो, अमॉड निकालना पड़ेगा क्योंकि के निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए के इंटू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, ये भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद अब इम्पॉर्टेंट बात आती है कि हमने ये लिखा था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये चीज हमने लिखी थी, राइट, कहाँ से, डिवीजन एल्गोरिदम से। तो यहाँ पर आपका जो a और b है, इन दोनों का जीसीडी ऑफ a कॉमा बी, ये एक्चुअली बराबर होता है आपका जीसीडी ऑफ बी कॉमा अब आर। अब आप कहोगे कि इसमें खास बात क्या है, यहाँ पे हम कौन सी चीज यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं यूक्लिडियन अल्गोरिदम। ओके, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं यूक्लिडियन अल्गोरिदम, क्योंकि आपको ध्यान में होगा कि वहां पे हम बी और आर को यूज कर रहे थे और वापस से डिवीजन अल्गोरिदम लगा रहे थे। ठीक है ना, बी को हम आर से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे हम बी से हम ए को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम आर से बी को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हमको क्या मिलता है कि मान लीजिए ए और बी कोई दो बड़े नंबर है, तो इन दो बड़े नंबर का जीसीडी हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जीसीडी ऑफ बी कॉमा आर। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल से ही इस चीज को हम थोड़ा समझ पाएंगे। तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, 64 और 23 का लिया था। ठीक है, 64 और 23 का एग्जाम्पल लिया था। तो जब हमने इस पे यूक्लिडियन अल्गोरिदम लगाया, तो इस जीरो आने से पहले वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को आप देखिए, जीरो से पहले वाला स्टेप, इसमें रिमाइंडर क्या है, इसमें रिमाइंडर 1 है। और ये कैसे निकाला हमने, इस यूक्लिडियन एल्गोरिथम कैसे लगाया, देखो ए लगाया, उस पे बी से डिवाइड किया, ठीक, फिर बी लिया, उसको आर से डिवाइड किया, अगेन इसको बी कंसिडर किया, इसको आर कंसिडर किया, इस तरह से प्रोसीजर करते करते हम जीरो तक पहुंचे, है ना। तो लास्ट में हमें क्या देखना है कि जहां पे जीरो आया है उससे ऊपर वाला स्टेप देखना है कि वहां पे रिमाइंडर कितना है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, तो ये जो रिमाइंडर 1 है यही आपका जीसीडी होता है। ओके, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने ए लिया था आपका, ए वॉज योर 64 और बी लिया था हमने 23। ठीक, सो फ्रॉम अबव एग्जाम्पल आप ऊपर का रेफरेंस ले लेना। तो हमने क्या देखा कि लास्ट में जो सेकेंड लास्ट वाला स्टेप था वहां पे जो रिमाइंडर आया था वही हमारा जीसीडी है। तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी वो आपका होता है वो लास्ट सेकेंड रिमाइंडर। ओके, तो लास्ट वाला तो जीरो होता है, उसके ऊपर वाला जो रिमाइंडर होता है वही आपका जीसीडी होता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इस जीसीडी को निकालने के लिए यूक्लिडियन एल्गोरिदम का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन था यूक्लिडियन एल्गोरिदम का। अब मैं दोबारा जो है बहुत लंबा नहीं खींचना चाहती इस वीडियो को, क्योंकि डिटेल में हमने ये चीज पढ़ी है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है आपका हाँ, जीसीडी के बारे में ही है ये भी। तो इट इज कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी मान लीजिए आपका डी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई इन इंटीजर, एक्स और वाई दो इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं कि इस डी को लिखा जा सकता है ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, तो हमने इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, ए एक्स प्लस बी वाई को आप डी लिख सकते हो। ओके, एक आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कि जीसीडी को लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, और किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में, जिनका वो जीसीडी है। जैसे कि यहाँ पे ए कॉमा बी का जीसीडी है, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, और एक्स और वाई आपके क्या है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यही से आप दूसरी बात ये भी कह सकते हो, एक दूसरी प्रॉपर्टी आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि मान लीजिए हमारे पास कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, हम ये कह सकते हैं कि एक कंसिडर अ लीनियर इक्वेशन। ओके, एक लीनियर इक्वेशन आप कंसिडर कीजिए, मान लीजिए इट इज ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अब देखिए कुछ कुछ इसी इक्वेशन के जैसे है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, हैज सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ, ओके यहीं पे लिख देते हैं, इफ एंड ओनली इफ अगर आपका जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, जो यहाँ पे है ना ए और बी, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी ये डिवाइड करे इस सी को। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक ये ऊपर वाला थियरम है कि यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई जो है वो डी के बराबर है, और डी क्या है, ए और बी का जीसीडी है। ठीक है, उसी तरह से ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी का सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए और बी का जो जीसीडी है, ए कॉमा बी का जीसीडी है वो इस सी को डिवाइड करे। ठीक है, सिंपल सा था ये। अभी आपको इन थियरम्स का प्रूफ नहीं बताऊंगी, क्योंकि इन प्रूफ्स को हमने बहुत अच्छे से प्लेलिस्ट में डिस्कस कर लिया है।